स्वागत है दोस्तों आपका थ्रू द विजन में। मैं बीवी तिवारी आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आइए अपने एनसीईआरटी की क्लास पर आते हैं और आज हम लोग अध्याय 5 के बारे में देखेंगे जो है। तो अध्याय 5 के बारे में आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने कागज़ देखा था। आपको पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि कागज़ को मोड़कर बनाने की कला को क्या कहते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है और ये पिछले अध्याय में मैंने आपको पढ़ाया था। तो क्वेश्चन आपको है, ये आपको बताना है कि कागज़ को मोड़कर बनाने वाली कला को क्या कहते हैं या किस नाम से जाना जाता है। यह हम लोगों ने एक अध्याय 4 में पढ़ा था इसके पहले जस्ट। आइए अब हम लोग 5वें अध्याय को देखते हैं। यह आर्ट टीजीटी पीटी और एएलटी के लिए बहुत ही उपयुक्त है। आगामी परीक्षाओं के लिए सभी के लिए उपयुक्त है। आपको यह ध्यान से देखना है। तो एनसीईआरटी बहुत ही बेहतरीन है। कक्षा 6 आर्ट की है एनसीईआरटी और आर्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। मुहर से छपाई तक, इस अध्याय में आप मुहर या सील की रूपरेखा और उसके उद्देश्य और कलात्मक गुणों के बारे में जानेंगे। इतिहास की मुहर के उदाहरणों से प्रेरणा लेते हुए आप अपनी स्वयं की मुहर बनाएं तथा उसे बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियों का प्रयोग कीजिए। इस प्रक्रिया में आप अपनी मुहर कागज़ और वस्त्र दोनों पर परीक्षण करेंगे। आप इस प्रक्रिया को अजरख, ठप्पा छपाई, ब्लॉक प्रिंट की परंपरा से भी जोड़कर देख पाएंगे। अपनी स्वयं की मुहर का उपयोग करके आप कागज़, वस्त्र और अन्य सतहों पर अपने प्रिंट बनाने के लिए रुचिकर समानाकृत बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं अपने इसमें जो है गतिविधि 1 जो है। आइए मुहरों को देखते हैं और क्या आपने अपने शिक्षकों, विद्यालय के प्रधानाचार्य या अपने विद्यालय के कार्यालय में किसी मुहर को अपने रबर स्टैम्प पर उपयोग करते देखा है। मुहर लगे हुए किसी कागज़ या दस्तावेज देखने के लिए अपने शिक्षक की सहायता लीजिए। इस प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। मुहर पर छवि या लिखावट क्या है? मुहर क्या दर्शाती है? मुहर का उपयोग किस लिए किया जाता है? चित्र पर मुहर, चिन्ह और लिखावट आदि हो सकते हैं। वे हमें समाज, व्यक्ति, राज्य, संस्था और संगठन के जीवन, दिनचर्या, सामाजिक स्थिति और विश्वास के बारे में संकेत देते हैं। मुहरों पर बने चित्र और प्रतीकों को देखें, उनका अवलोकन कीजिए, उनकी तुलना करें। चर्चा करें कि मुहरों के प्रतीक क्या दर्शा रहे हैं, यानी कि मुहरों पर बने हुए चिन्ह क्या दर्शा रहे हैं। ध्यान दें कि इन सभी मुहरों पर भिन्न लिपियों में कुछ लिखाई के साथ एक चित्र भी उपस्थित है जो है। जैसा कि नीचे हम लोग देख सकते हैं कि बने हुए चित्रों में जो है आप देख सकते हैं, यह हड़प्पा सभ्यता की है। हड़प्पा के जो है एक सिंगी जो थे, जिसे यूनिकॉर्न कहते थे, यह भी यूनिकॉर्न हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों के जो है, यह उसके बाद जो है का है जो है। और ये सिक्के, तो ये सिक्के मोहरें हैं और मोहरें जो है छपाई के लिए पर्याप्त रूप से देखी जाती है। विभिन्न ऐतिहासिक कालखंड की मोहरें हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं मोहरों की यात्रा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाकर मोहरें खत्म होती हैं जो है। तो मुहर से छपाई की बातें अगर देखें तो खासकर जो है यह हम लोगों को मुहर से छपाई तक देखें तो अध्ययन यात्रा अपने स्थानीय डाकघर में जाएं। वहां पोस्टमास्टर या किसी अन्य ऐसे डाक अधिकारी से मिले जो आपको डाक सेवाओं में प्रयोग की जाने वाली मुहरें और टिकटें दिखा सकें। निम्नलिखित का पता लगाएं और टिप्पणी लिखें। स्टैम्प या मुहर में प्रयोग की जाने वाली सामग्री डाक सेवा का प्रतीक चिन्ह होता है। मुहर में दी गई कोई जानकारी। अभ्यास कीजिए। अपने परिवार के वृद्ध सदस्यों से बात कीजिए और उनसे ऐसे दस्तावेज या डाक लिफाफे मांगे जिन पर कोई मुहर लगी हो। मुहर के विवरण पर ध्यान दीजिए और जो प्रतीक और लिखावट आपको मिले उसके बारे में टिप्पणी लिखें या उसका रेखाचित्र बनाएं। प्रयोग, कोई भी सिक्का लीजिए, उस पर एक कागज़ रखें। पेंसिल का उपयोग करके सिक्के के ऊपर रखी कागज़ की सतह पर तब तक रेखाएं बनाए जाएं जब तक कि सिक्के की छवि दिखाई न
देने लगे। अपनी मुहर शुरू बनाएं। अब तक आप मुहरों की विशेषताओं और उद्देश्यों से परिचित हो गए हैं। क्या अब आप अपनी मुहर बनाना चाहेंगे? सबसे पहले आप मुहर के विन्यास या संरचना से शुरुआत कीजिए। एक कागज़ और पेंसिल लें और अपने विचारों के अनुसार प्रारंभिक रेखा चित्र बनाएं। प्राप्त की गई फर्स्ट चरण में क्या करना है आपको देखना है। प्राप्त की गई वस्तुओं के साथ प्रयोग कीजिए। थोड़ी सी मिट्टी या आटा तैयार कीजिए। कुछ छोटी वस्तु जैसे बटन, बोतल के ढक्कन, छड़ें, पत्ते, सिक्के इत्यादि इकट्ठा कीजिए। अपनी मिट्टी की सतह को गीला करके समतल कीजिए। आपके द्वारा इकट्ठा की गई वस्तुओं को तैयार की गई सतह पर रख कर दबाएँ और देखिए कि क्या वे चिन्ह छोड़ते हैं। पता कीजिए कि कौन सी वस्तु स्पष्ट चिन्ह बनाती है और क्यों हम लोग अपने दूसरे चरण पर चलते हैं। दूसरे चरण में मुहर की बनावट। सबसे पहले अपना व्यक्तिगत प्रतीक तैयार कीजिए। यह एक साधारण चित्र हो सकता है जो आपका प्रतिनिधित्व करता हो। एक मुखाकृति, पत्ती, फूल, फल, वस्तु, पशु, अक्षर, चिन्ह आदि। यह आपके मूल्यों को दर्शा सके अथवा आपके गुणों को परिलक्षित करने वाला होना चाहिए। अपनी संरचना डिजाइन को सरल रखिए। चरण 3, अपनी मुहर बनाएं। मुहर बनाने के लिए प्रयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री को एकत्रित कीजिए और जैसा कि आपने कुछ मुहरों में देखा है, जैसे एनसीईआरटी की मुहरें हैं। ये मूल लोगों का एक उदाहरण है जो है। विद्यालय में संस्था से उपलब्ध विकल्पों के बारे में सोचे। उदाहरण के लिए मिट्टी, कार्डबोर्ड, जूट की रस्सी, स्पंज, रबड़ आदि का प्रयोग किया जा सकता है। आप जिस सामग्री का प्रयोग करके उसकी सतह को समतल कीजिए। याद रखें कि मोहर का चिन्ह तभी स्पष्ट होगा जब उसके डिजाइन विन्यास के सभी भाग समतल होंगे। ऐसे उपकरण चुनें जिन्हें आप काटने, तराशने और अपने डिजाइन विन्यास को आकार देने के लिए सुरक्षित रूप में प्रयोग में ला सकें। अगर आपको लगता है कि आपके डिजाइन विन्यास को तराशना कठिन है तो इसे सरल बनाएं और अपने डिजाइन को पूरा करें। ये मुहरों की डिजाइनिंग है। विद्यार्थियों का मुहर बनाने और उन्हें छापने का प्रयोग। अगले चरण पर चलते हैं। अपनी मुहर का परीक्षण कीजिए। अपनी मुहर लगाने की सामग्री या सतह चुनें जिस पर मुहर लगाई जानी है। यदि आपकी मुहर गोल है और सपाट नहीं है तो आप इसे गीली मिट्टी या आटे पर दबा सकते हैं, जैसा कि आपने पहले परीक्षण में वस्तुओं के साथ किया था। यदि आपकी मुहर सपाट है तो उस पर रंग या स्याही लगाकर किसी भी कागज़ पर छापें। परिणाम के आधार पर आप अपनी मुहर के विन्यास में तब तक परिवर्तन और सुधार कर सकते हैं जब तक कि आप वांछित प्रभाव प्राप्त न कर लें। छपाई। अब आपके पास एक ऐसी मुहर है जिसका प्रयोग बार बार किया जा सकता है। स्टैम्प पैड में स्याही लगी होती है। जब हम मुहर को स्टैम्प पैड में दबाते हैं तो उस पर स्याही लग जाती है, जिसे दबाकर कागज़ पर चिन्हित किया जाता है। यही प्रक्रिया छपाई की कई पृथक पारंपरिक प्रक्रियाओं में देखी जा सकती है। आइए हाथ से की जाने वाली छपाई की प्रक्रिया देखें, क्योंकि यह रबड़ स्टैम्प और आपके द्वारा बनाई गई मुहरों से काफ़ी मिलती जुलती है। यह एक नक्काशीदार लकड़ी का ठप्पा या ब्लॉक है। अब उन भागों पर ध्यान दीजिए जहां सामान्यकृत उभरी हुई है। इस ब्लॉक को लकड़ी की नक्काशी में परंपरागत एक कलाकार ने सावधानीपूर्वक तराशा है। क्या आपके आसपास पतली और लकड़ी की नक्काशी बनाने वाले कलाकार हैं? उनसे मिलें, यह चित्र दिखाएं और उनसे पूछें कि इस तरह के विन्यास को कैसे उकेरा जाता है। उनसे पूछें कि कौन से उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं और इन्हें हाथों से उकेरने में कितना समय लगेगा। इस लकड़ी के ठप्पे का प्रयोग वस्त्रों पर छपाई के लिए किया जाता है। इन वस्त्रों को हैंड ब्लॉक प्रिंटेड टेक्सटाइल कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? तो हैंड ब्लॉक प्रिंटेड, हाथ से की गई छपाई की टेक्सटाइल मिल कहा जाता है। हाथ से ठप्पे की छपाई करने वाले चित्र को देखिए। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, कपड़ों पर जो है स्याही लगाकर उस पर ठप्पा लगाया जाता है और स्याही वाले ठप्पे को कपड़े पर सावधानी से रखें। एक ही ठप्पे का प्रयोग निरंतर समानाकृति पैटर्न बनाने के लिए बार बार किया जाता है। वह अजरख नामक एक विशेष वस्त्र बना रहा है जो गुजरात के कच्छ में प्रचलित है। अजरख जो है यह
जो अंगरखा होता है, जो जो कंधे पर रखा जाता है, उसे अजरख कहते हैं, अंगरखा को। क्या आपको लगता है कि आप अपनी मुहर से कोई समानाकृत पैटर्न बना सकते हैं? आप एक और भी मुहर बना सकते हैं जो है, और भी मुहर बना सकते हैं जो निरंतर समानाकृत के लिए उपयुक्त हो। कुछ डिजाइन बनाएं और उन्हें प्रयोग में ला सकते हैं जो है। तो देखते हैं, अब हम लोग दूसरे अध्याय पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है यह अध्याय खत्म हो गया था। अब संगीत भाव पर चलते हैं। तो छठा अध्याय हम लोग देखेंगे संगीत भाव, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो है संगीत कैसे जो है संगीत के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं, सारे गामा पादनी सा कई रूपों में बनाया गया है, और यह बनाने के कई इसमें वाद्ययंत्र भी डिजाइन किए गए हैं जो है। पहला चैप्टर है ये संगीत का जो है, छठा चैप्टर संगीत के लिए आप पे पास है। तो यहाँ पर संगीत के बारे में देखते हैं। तो संगीत में गीतम वाद्यम च नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात अर्थ है गायन, वादन और नृत्य तीनों की सम्मिश्रण को संगीत कहते हैं। जब किसी गीत को स्वर सहित गाया जाता है, वाद्य यंत्रों द्वारा उसकी संगत की जाती है और अभिनय द्वारा उसके भावों को प्रकट किया जाता है, तो उसे संगीत कहा जाता है। यह श्लोक संगीत रत्नाकर श्लोक 21 स्वराध्याय में लिया गया था जो है, संगीत रत्नाकर से लिया गया है जो है। तो आगे चलते हैं। जो है संगीत की भावनाओं को व्यक्त करने, सहयोग, आत्म अभिव्यक्ति के गुण प्रचुर मात्रा में है। इस पुस्तक का उद्देश्य विद्यार्थियों में संगीत के प्रति रुचि को बढ़ाना और उसको मौलिक कौशल सिखाना है। पुस्तकों का उद्देश्य विद्यार्थियों में संगीत का कौशल सिखाना। पुस्तक में दिए गए गीतों और गतिविधियों को प्रस्तुत करना रोचक होगा, जिसमें हमारे विद्यार्थी विशेष रूप से प्रारंभिक चरणों में केवल परिणाम पर ध्यान केंद्रित करेंगे, भाग लेने में भी सक्षम होंगे। घर पर अभ्यास करने से गायन, वाद्य बजाने, संगीत सुनने और रचना करने आदि की क्षमता का विकास होता है। उन्हें तुरंत अनुकरण करने की क्षमता भी विकसित होती है, क्योंकि संगीत समारोह में ले जाकर उन्हें किन्हीं माध्यमों से प्रसारित हो रहे संगीत को सुनना चाहिए। किसी संगीत कलाकार को विद्यालय में आमंत्रित कीजिए और विद्यार्थियों को पूछिए। ये विद्यालय और संगीत के से संबंधित है, जहाँ पर कक्षा के लिए संसाधन क्या क्या होने चाहिए। ये सभी जो है हारमोनियम, ढोलक, मंजीरा, सोकर्स, झुंझुना, तंबोरी जो है, माउथ आर्गन, ई तानगा, तबला इत्यादि वाद्यों का प्रावधान होना चाहिए जो है। तो संगीत के लिए अध्याय 6 में संगीत एवं भाव के बारे में हम लोग देखते हैं, जहाँ पर उद्देश्य इसका है संगीत के किसी अंश को सुनकर यह समझना कि वे किस प्रकार मनोदशा और भावना को प्रभावित करते हैं। संगीत के माध्यम से अपने विचारों और भावनाओं का प्रकट करना सीखना है। ये शिक्षकों के लिए दिया गया मलयालम गीत बच्चों को यह समझाने के लिए उदाहरण है कि संगीत में भाषा और गीत के बोल को समझे बिना उसकी मधुरता और लय से भाव प्रकट किए जा सकते हैं। इस विषय को विस्तार से समझाने के लिए आप ऐसी ही किसी अन्य भाषा के गीत को प्रस्तुत कर सकते हैं। मलयालम जो है का ये गीत है, इस गीत को मलयालम का गीत है, जहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी लंबा चौड़ा गीत है। कुटनद्रम पुज्जेले कोचू पेनेले कुलाई। तो ये जो दिया गया है, ये खासकर जो है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मलयालम गीत है। जो गीत बजाया गया उसे आप किस भावनाओं से जोड़ते हैं? आपके पास कोई ऐसा गीत है जो पुरानी यादें ताज़ा कर दे, उस गीत को बनाए। गीत संगीत और हमारी स्मृति। संगीत के में हमारे विचारों और भावनाओं को बदलने और प्रभावित करने की शक्ति होती है। संगीत सुनने और संगीत की रचना में हमें आनंद की अनुभूति होती है। कई बार मनुष्य किसी गीत को सुनकर पुरानी घटनाओं और उनसे जुड़े लोगों की यादों को ताज़ा कर सकते हैं। इसी को संगीत प्रेरित स्मृति कहते हैं। तो संगीत प्रेरित स्मृति क्या कहते हैं? जब हम किसी संगीत को गाते हैं तो उससे हमारी पुरानी भावनाएं ताज़ा हो जाती हैं। इसी को संगीत प्रेरित स्मृति कहते हैं। उन्हें गाएं। विज्ञापनों के साथ बजने वाले विभिन्न तरह के संगीत को सुनिए और इस पुस्तक या कंप्यूटर पर उनकी तालिका बनाएं। तो यहाँ पर जो है अपने मिता घर के बड़े पूछो इन गीतों के किन स्मृतियों से जोड़ते हैं।
गद्य सुनिए और अनुभव कीजिए। प्रायः से सायं तक काल तक हम विभिन्न प्रकार के संगीत से घिरे रहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब आप किसी भिन्न प्रकार की संगीत ध्वनियाँ सुनते हैं तो आपके मन में क्या भावनाएं आती हैं, उन पर विचार कीजिए। शहनाई, नागस्वरम, ढोल, डमरू, इडाक्का की ध्वनि या किसी मधुर गीत की ध्वनि को याद कीजिए। इसकी मधुरता को सुनते समय आप क्या अनुभव करते हैं? क्या वे आपको प्रसन्न करते हैं, आपको नृत्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, शांति की भावना पैदा करते हैं जिसका आप एकांत में आनंद लेना चाहते हैं, या क्या वे आपको साथ में गाने के लिए विवश करते हैं? इन मधुर ध्वनियों को सुनकर आपके जीवन में भाव आते हैं, उन्हें भावनाएं कहा जाता है। भावना सभी मनुष्यों में निहित एक प्राकृतिक गुण है। भावना कैसी है? सभी मनुष्यों में निहित एक प्राकृतिक गुण है। आइए कुछ वाद्ययंत्र सुनकर भी ऐसा ही अनुभव करें। इन सांगीतिक अंशों को सुनते समय आपको क्या अनुभव हुआ, अपनी भावनाएं जरूर लिखें। लिखिए। इन सभी संगीत अंशों को एक ही वाद्य यंत्र से बजाया गया है, वायलिन से बजाया गया है। जिस तरह आप अपने कंठ, अब देखिए वायलिन ये है, वायलिन वादन है। जिस तरह अपने कंठ की ध्वनि से किसी भावना को अभिव्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि खुशी, उदासी, प्रबल और मृदु, ठीक उसी प्रकार एक वाद्य यंत्र भी किसी भी भाव को व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। अलग अलग वाद्य यंत्र अलग अलग भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। उसी तरह से जो है मन के भाव जैसे व्यक्त करते हैं, उसी तरह से आपने वायलिन की ध्वनि को सुना, अब आप भारत में प्रचलित अन्य वाद्य यंत्र को भी सुनने का प्रयास कीजिए। उदाहरण के लिए बांसुरी, सितार, शहनाई, तबला आदि इस वाद्य यंत्रों की विशेष ध्वनि को समझने का प्रयास कीजिए और साथ ही यह भी समझिए कि किस प्रकार भिन्न भिन्न ध्वनियों के माध्यम से भिन्न भिन्न भावों का जन्म होता है। अब गतिविधि 4 देखते हैं। संगीत का चित्रांकन। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि संगीत का प्रत्येक अंश एक कहानी बताता है। अभी हम एक दूसरा प्रयोग करते हैं। संगीत की संस को सुनिए और इसे कला के माध्यम से दर्शाएं। आप चित्र बनाने के लिए रंगीन पेंसिल, कलम या रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं। चित्र को एक शीर्षक दीजिए। जो बनाया गया चित्र है, इसको एक चित्र बनाने के लिए आप यह जगह दिया गया है, आप उसमें चित्र को बना सकते हैं। जो है आइए जो है थाली से भी बजा सकते हैं, पैर की थाप बजा सकते हैं, टैप कर सकते हैं, चुटकी बजा सकते हैं, गुनगुनाना, सीटी बजाना, ये सभी मानव की प्रवृत्तियां हैं। जो है गतिविधि। संगीत के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। क्या आप शब्दों के बिना अपने शरीर द्वारा इन भावनाओं को संगीत के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं? शब्दों के बिना अपने शरीर द्वारा जो है, तो शरीर द्वारा किया जाता है चुटकी बनाना, पैर बनाना, हाथ ताली बजाना, सीटी बजाना, ये सभी जो है संगीत माध्यम है। जब आप क्रोधित होते हैं तब आप क्या करते हैं? जब आपको खुशी होती है तब आप क्या करते हैं? जब आप दुखी होते हैं तब आप क्या करते हैं? आप अपने कंठ के स्वर या अपने शारीरिक ताल, वाद्य, ताली, पैर की थाप, चुटकी बजाकर या श्वास से इन्हें व्यक्त कर सकते हैं। जो है तो ये वाद्य यंत्रों को बजाने के भी है। विस्तारित गतिविधि जो है, पशुओं में भी हमारी तरह ही भावनाएं होती हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि पशु पक्षी ध्वनि के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करते हैं? पक्षी अपनी चहचहाहट से आपस में बातचीत करते हैं। गंगा नदी में पाया जाने वाला भारत का राष्ट्रीय पशु डॉल्फिन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव सोंस जिसे कहते हैं, डॉल्फिन अंधी होती है और ये आपस में संवाद करने के लिए सीटी और चुटकी बजाने जैसी मिश्रित ध्वनियों का प्रयोग करती है। क्या आपने कभी देखा है कि जानवर ध्वनियों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं? कुछ उदाहरण साझा कीजिए। तो दोस्तों, डॉल्फिन वैसे भी गंगा नदी में पाई जाने वाली विशेष है। यह है जो है अंधी होती है, डॉल्फिन अंधी होती है और ये देख नहीं सकती, लेकिन जो है इसकी आवाज़ से और तालीफ से यह समझ सकती है। जो है जातक कथा पंचतंत्र से किसी क्षेत्रीय लोक कथा का वर्णन करें। कथा को संगीत या गीत का प्रयोग कर रोमांचक बनाएं ताकि कहानियों को जीवंत बनाया जा सके। ध्वनि का उतार चढ़ाव, गतिशीलता। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि आप अपनी प्रसन्नता, क्रोध या दुख को जताने के लिए कंठ स्वर के अलग अलग ध्वनि के उतार चढ़ाव को तीव्रता का प्रयोग करते हैं? ध्वनि के उतार चढ़ाव और गतिशीलता के माध्यम से अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ध्वनि के उतार चढ़ाव और गतिशीलता से हमें संगीत में प्रयुक्त हुई तीव्रता या कोमलता के बारे में पता चलता है। स्वर गीत। वीडियो को देखें और स्वर गीत को गाएं। यह गीत रागम शंकर भरणम अर्थात राग बिलावल पर आधारित है। राग बिलावल भी एक स्वर है पर आधारित है। गीत को गाते हुए स्वर के उतार चढ़ाव की भिन्नता पर ध्यान दीजिए और लय बनाए रखने के लिए अपने हाथों का प्रयोग कीजिए। अब जैसे यहाँ पर लय देख सकते हैं कि लय कैसे निकाला जाता है।
हमारे चारों ओर जो है अगर हम लोग देखें तो लय कैसे निकलती है। चारों ओर लय विद्यमान है। क्या आपने कभी देखा कि अपने चलने की लय आपके दादा दादी से अलग है? संगीत में लय एक रूपरेखा के समान है जो गीत के साथ बजने वाले ताल को गति देती है। लय एक निरंतरता है, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि लय एक निरंतरता है और ये सभी माध्यमों में प्रयोग किया जाता है जो है। जैसे नक्कारा है वैसे घूमट इसे है। घूमट जो है गागर में बना, ऊपर दिए गए वाद्य यंत्रों की तारता भिन्न है। नक्कारा की ध्वनि तीव्र होती है, वहीं घूमट की प्रतिध्वनि मंद होती है। घूमट जो है यह जो सुराही होती है उस की जो है ध्वनि होती है की प्रतिध्वनि मंद होती है और नक्कारा की जो है बहुत ही तीक्ष्ण होती है जो है। तो ये चीज़ें आपको हैं। 7 स्वरों में केवल 5 स्वरों का रूपांतर संभव है जो है। 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पाधनी 7 स्वर होते हैं और 7 स्वरों में केवल 5 स्वरों का रूपांतर संभव है। सा और प के भिन्न प्रकार न होने के कारण इन्हें अचल स्वर कहा जाता है और शेष 5 स्वर रे गा मा पा धा नी और रे गा मा ध नी चल स्वर कहते हैं। इनको दो प्रकार होते हैं। इनके दो प्रकार होते हैं। जैसे सा का हिंदुस्तानी सा रे ग म प ध नी, उसी कर्नाटक में सा री ग म प ध नी जो है। सा रे ग म प ध नी जो है। तो ये हिंदुस्तानी संगीत का जो है। आइए जानते हैं कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत शैलियों में गाए जाने वाले 12 स्वरों के नाम क्या क्या हैं। तो सारे गा म प ध नी तो ये तो है ही हैं जो है। और कर्नाटक संगीत में सा री ग म प ध नी ये भी 7 स्वर हैं। 12 स्वरों में देख सकते हैं। तो 7 हुए 8 9 10 11 1 12। तो 12 जो है सर दो होते ही हैं। खड़ज ऋषभ, कोमल ऋषभ, शुद्ध ऋषभ, गंधार, कोमल गंधार, शुद्ध गंधार, मध्यम शुद्धम, ये आप देख सकते हैं जो है यहाँ पर। अब हम लोग जो है फिल्म संगीत, भजन, क्षेत्रीय गीत, लोकगीत, लोक संगीत, वाद्य यंत्र से निकलने वाले स्वरों की मधुरता, ये सभी संगीत के स्वर हैं सारे, जो कि सा रे ग म प ध नी के संयोजन से बनते हैं जो है। भारतीय संगीत में कई शैलियाँ विद्यमान हैं जिन्हें शास्त्रीय संगीत कहते हैं। शास्त्रीय संगीत हैं जैसे हिंदुस्तानी, कर्नाटक संगीत, लोक, साथ लोक, उपशास्त्रीय, भक्ति, देशभक्ति और फिल्म संगीत भी सम्मिलित हैं जो है। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि कंठ अभ्यास कैसे किया जाता है। एम सुब्बालक्ष्मी के बारे में जानते हैं। एम सुब्बालक्ष्मी एक विख्यात कर्नाटक गायिका हैं। कालजयी कर्नाटक गायिका रही हैं। वह पहली संगीतकार हैं जिनको भारत सरकार ने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया था। कर्नाटक संगीत कहते हैं उन्होंने भजन, संस्कृत श्लोक भी गाए हैं। उनमें हरि तुम्हारो कष्ट हमारो और वैष्णव जन तो तेने कहिए, इन जो है आदि ये सुब्बालक्ष्मी ने गाए थे। गांधी जी के प्रिय भजन थे वैष्णव जन तो तेने कहिए, प्रीत हमारी जो है, ये भी इन्हीं का सुब्बालक्ष्मी ने गाए थे। वे अपनी मौलिक सादगी भरी शुद्ध गायक के जाने जाते थे। वे अपने जादुई कंठ स्वरों के साथ आजीवन गाती रहीं, जिसमें सदैव भक्त का स्रोत मिलता था जो है। कंठ अभ्यास निजी स्वरों प्रतिमानों को अलंकार या सरगम कहते हैं। अलंकार का अर्थ होता है सज्जा या आभूषण। जिस तरह आभूषणों को सोने या कीमती पत्थरों से सजाया जाता, ठीक उसी तरह 7 स्वरों को बुनकर श्रुति मधुर धुन या स्वरों को समूह तैयार किए जाते हैं। सभी प्रकार के संगीत का मूल उद्देश्य श्रुति मधुर होना है, जो कानों को मनोहर लगे। सारेगामा पध धनी सा नी धी प मग रे, ये हम लोग जो है शास्त्रीय संगीत के जो है ये जो है आपको कैसे कंठ से उसे गाया जाते हैं उन्हीं का यह बताता है। सारे रेग मग पप पध धनी नी सा नी धीप धप पम मग गा रे सा सारे गा रे गम पगम पधम पधनी धी नी सा। तो ये सभी जो है एक है जो कि एक कंठ रूप में है। इसे सभी की बस की बात नहीं है। अब गतिविधि 8वीं देखते हैं। क्या आप जानते हैं भारतीय सिनेमा जगत में लता मंगेशकर देश की सबसे प्रसिद्ध पार्श्व गायिका थीं और उन्होंने 36 भारतीय भाषाओं में
और कुछ विदेशी भाषाओं में भी गाने रिकॉर्ड किए थे। उनके सुरीले कंठ की पहुँच तीनों सप्तकों में थी। ये मेरे वतन के लोगों उनका गाया हुआ एक लोकप्रिय देशभक्ति गीत है जिसे उन्होंने 1962 के युद्ध में शहीद हुए भारतीय सेनानियों को समर्पित किया था जो है। तो ये लता मंगेशकर की बातें हैं। मेडले जब कई गीतों को उनके स्वर संयोजन को मिश्रित कर गाने के स्वरूप में मनोरंजन के रूप में गाया जाता है तो उसे हम मेडले कहते हैं। आइए हम आनंद लें। प्रत्येक गीत के व्यक्त होने वाले भाव को समझने का प्रयास कीजिए। चाहे आप उनकी भाषा को न समझें, किंतु आप उनकी सांगीतिक विशेषताओं के माध्यमों से भावों को समझ पा रहे हैं। इन अंशों की लय को सुनकर आपके मन में क्या विचार आते हैं, गतियों के संगीत को पहचानें। आइए एक मेडले गाना सीखें। मेडले या उनसे प्रयोग किए जाने वाले गीतों को याद करें। कक्षा में समूह विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक समूह या मेडले का एक अंश प्रस्तुत कर सकता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्साहपूर्वक गीतों को चुनकर इस मेडले को बुना गया है। खुशी से झूमें और गाते समय दर्शाए गए हैं। तमिल, पुंगी, चिमटा, गिटार आदि के साथ गाना गाया जा सकता है। किसी भी मेडले को कराओके के साथ गाना सीखें जो है। अब हम लोग स्वर की मधुरता के बारे में देखते हैं। तो स्वर की मधुरता और लय का खेल खेलें। उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इन खेलों को बनाया गया है। शिक्षक स्वयं सोच विचार कर तैयार किए गए खेलों में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे बच्चों को स्थानीय सांगीतिक संगीत का बोध कराया जा सके। कंठ स्वर को पहचानें। सुर, बनावट और शैली ये कंठ स्वर हैं। और कक्षा के किसी एक विद्यार्थी की आंखों पर पट्टी बांधे और अन्य विद्यार्थी एक गीत प्रस्तुत करे जिसे कक्षा में पहले सिखाया गया हो। आंखों पर पट्टी बांधने वाले विद्यार्थी को यह पहचानना है कि यह गीत किसने गाया। प्रत्येक विद्यार्थी बोलने और गाने के सुर, बनावट और शैली में अंतर होता है। इस गतिविधि से विद्यार्थी अपनी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के कंठ स्वर की बनावट, शैली और गतिशीलता को समझने में सक्षम होंगे। विद्यार्थी को परिवार या पास पड़ोस के लोगों में भी कंठ स्वर की बनावट और गतिशीलता पहचानने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। इस ध्वनि और उनके स्रोतों को पहचानने की दिशा में उनकी संवेदनशीलता विकसित होगी। किसी भी धुन को विभिन्न वाद्ययंत्रों पर बजाएं और फिर विद्यार्थियों को उनकी ध्वनि और बनावट को सुनकर पहचानने को कहें। स्वर माधुर्य को सुनकर गीत को पहचानें। किसी भी विद्यार्थी को एक गीत गुनगुनाने के लिए चुनें। विद्यार्थी ऐसा कोई गीत गाए जिसे कक्षा में पहले सिखाया गया हो। गीत के स्वर माधुर्य को सुनकर कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को यह पहचानना है यह कौन सा गीत है जो है। उसी तरह से जो है रुचि और आत्मविश्वास उत्पन्न साथ खेलने के माध्यम से शिक्षकों के लिए गतिविधि जो 3 लय का खेल। विद्यार्थी 3, 4, 5, 7 और 9 के समूह में विभाजित हों। वे अपने नाम का नीचे के ढंग से उच्चारण करें। 3 विद्यार्थियों का समूह का नाम होगा त्रियस्त नाम होगा और उनका नाम होगा त। 4 विद्यार्थियों के समूह का नाम होगा चतुरास्त्र और उनके नाम होंगे धागे नाते जो है। 5 विद्यार्थियों के समूह का नाम होगा खंड और उनके नाम होंगे कीट। 7 विद्यार्थियों के समूह का नाम होगा मिश्र और 9 विद्यार्थियों का समूह होगा संकीर्ण। स्वयं तक के खेल तैयार किए गए खेल बनाए जिसमें स्वर और ताल, कंठ अभ्यास, मेडले या कोई भी संगीत रचना देखी जा सकती हैं जो है। तो ये आपका दोस्तों आज की एनसीईआरटी का यहीं तक था। और अगले पार्ट में हम लोग जो है आज हम लोगों ने 6 और 7 अध्याय को देखा। 6वें और 7वें अध्याय को हम लोगों ने देखा जो है। और जो है अब हम लोग अगले अध्याय पर जुड़ेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जुड़िए और लर्न करिए और अपने को जो है एनसीईआरटी से आने वाले क्वेश्चनों को तैयार किए। तो आज हम लोगों सारेगामा के क्वेश्चन देखे हैं और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वह भी आपको बताना होगा जो है। तो इसके पहले मैंने बताया था जो है। तो बहुत ही कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हैं और परीक्षा में आने के बाद आपसे गलत होने की संभावना होगी जो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना सहयोग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।